हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं अंजलि सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स की 2 बुक होती है, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली बात, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पढ़ते क्या हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं और मेन रीज़न क्या है उसका पढ़ने का। तो इंडियन इकोनॉमी में आप क्या क्या पढ़ते हो, 3 भागों में डिवाइडेड है ये। ठीक है, पहला आप पढ़ोगे उसकी हिस्ट्री कि इंडियन इकोनॉमी कैसी रही हमारे पुराने ज़माने में, इंडिपेंडेंस के वक्त कैसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या क्या अटेम्प्ट्स किए उसको चेंज करने में, कितनी पॉलिसीज़ लाई, ये सारा हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के पार्ट में, जो कि है आपका यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की डिफरेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, और हम लास्ट यूनिट में पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कि पॉलिसीज़ अभी क्या चल रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे आगे हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आज़ादी के वक्त हमारा इकोनॉमी कैसा था। टाइम, ईव मतलब क्या होता है, टाइम। तो इंडिपेंडेंस के वक्त या आज़ादी के वक्त हमारा इकोनॉमी कैसा था वो हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला आता है कि ब्रिटिश का ओरिजिन कैसे हुआ, वो क्यों आए हमारी कंट्री में। तो ओरिजिन हुआ था 1757। वो लोग कब आए थे, 1757 में इंडिया आए थे। कैसे, 1757 में एक बैटल हुआ था, उस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लाजे, जो कि लड़ा गया था किस किस के बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल्स। ब्रिटिश एम्पायर थी और नवाब ऑफ बंगाल्स थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। इसको बोला गया ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लाजे, जो कि लड़ा गया था कब, 1757 में। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, नवाब ऑफ बंगाल हार गए और कौन आया, ब्रिटिश स्टैब्लिश हो गए इंडिया में। उस वक्त बंगाल जितना अभी छोटा है उतना छोटा नहीं था। उस वक्त बंगाल आपका जो अभी करंट में बांग्लादेश है वो सब मिला करके भी बहुत बड़ा बंगाल था। ठीक है, हमको पता चल गया कि 1757 में आई थी ब्रिटिश। कितने साल तक राज किया उन्होंने हमारी कंट्री पे, करीबन 200 साल तक राज किया। अगर देखा जाए 1757 में आई थी और 1947 में गई, 190 ईयर्स, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। 190 ईयर्स उन्होंने क्या किया, हम पर राज किया, हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। अभी कैसे एक्सप्लॉइट किया गया है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, जितना हमको नॉलेज में रखना चाहिए एज अ स्टूडेंट उतना पढ़ना है। तो अगर 190 ईयर तक उन्होंने राज किया, 1947 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली, 200 साल के बाद। उसके पहले 1757 के पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी पहले वो जान लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश अराइवल, तो कैसी थी हमारी इकोनॉमी, सबसे पहला प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस मतलब
प्रॉस्परस मतलब होता है कि हमारी कंट्री के पास, इंडिया के पास सब कुछ था। सब कुछ मतलब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया के पास अबंडेंट ऑफ क्या था, रिसोर्सेज था, उसको इस्तेमाल करके वो लोग अच्छे से जी रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे। दूसरा क्या आया, एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स ऑलमोस्ट 85% से ज़्यादा, कितना, 85% से ज़्यादा लोग किस में इंडल्ज थे, हमारे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीगेरियन सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। 85% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे और विलेज में रहते थे, उसी से अपना सारा गुजर बसर करते थे, अपना इकोनॉमी, अपना लिविंग स्टैंडर्ड सब उसी से मेंटेन किया जाता था। मेरे घर में जो उग रहा है मैं वो खाऊंगी, दूसरे को बांटूंगी, दूसरे के घर में जो उग रहा है वो मेरे को देंगे, हम ऐसे बार्टर सिस्टम के थ्रू उस वक्त इकोनॉमी चलती थी हमारी। उसके बाद हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत वेल स्टैब्लिश थी। हैंडीक्राफ्ट किस चीज़ में, स्टोन वर्क देख लीजिए आप, सिल्क देख लीजिए, ये सारे जूट के जितने भी चीज़ें बनती हैं, आपके बैम्बू से जितनी चीज़ें बनती हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा क्या थी, माहिर थी इंडिया के लोग। ठीक है, मीन्स आप अभी भी देख लीजिए पुराने टेम्पल्स क्या हैं, अभी ज़्यादा सुंदर हैं, अभी के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उससे ज़्यादा सुंदर है, उससे ज़्यादा क्या है, मजबूत है। तो पहले ज़माने का स्टोन वर्क हो गया, पहले ज़माने का जो हैंडीक्राफ्ट के जो साड़ियाँ मिलती थी सिल्क की, तुम्हारे ज्वेलरीज जो होते थे पुराने ज़माने के, ये सारे क्या थे, बहुत वेल स्टैब्लिश थे और बाहर बहुत मांग थी इन चीज़ों की। तो ऐसी थी हमारी क्या, इंडियन इकॉनमी। किसके पहले, ब्रिटिश के आने से पहले ऐसी थी। उसके आने के बाद कैसी हुई, अब ये जानते हैं। पहले तो हम ये जाने के कि क्यों आई, ब्रिटिश लोग का आने का कारण क्या था इंडिया में। कुछ तो कारण रहा होगा, वो लोग इंडिया में आए हैं, क्या कारण रहा है, सबसे पहला कारण था कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल होता है जब भी ताकतवर कंट्री, ताकतवर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब भी ताकतवर कंट्री क्या करती है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री पे कब्जा करती है, उनका रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, उसको कॉलोनियल रूल बोला जाता है। उसको एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है उसको कोई डेवलप्ड कंट्री कब्जा कर ले, अपना हक जमा ले और उसकी जितने भी रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल करे अपने फुलफिलमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे ही किया गया था, बहुत सारे और भी कंट्री पे क्या किया था, तुम्हारे ब्रिटेन ने कब्जा किया था। अब आते हैं फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी क्या होता है, फीडर मतलब क्या होता है, चम्मच से खिलाना या फीड करना किसी को। तो फीडर इकोनॉमी मतलब क्या होता है, उन्होंने देखा कि इंडिया बहुत प्रॉस्परस है, किस चीज़ में प्रॉस्परस है, रॉ मटेरियल में, अबंडेंट ऑफ रॉ मटेरियल है उनके पास, अबंडेंट ऑफ रॉ मटेरियल है। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे इंडिया को, वो इस्तेमाल करेंगे एज अ फीडर इकोनॉमी। यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल है वो क्या करेंगे, अपने कंट्री में लेके जाएंगे, अपनी कंट्री को फीड करेंगे, कहाँ प्रोड्यूस करके, इंडिया से सामान लेके जाके। ठीक है, तो फीडर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ से रॉ मटेरियल ले जाया जाता है अपने कंट्री में, उसको बोलते हैं फीडर इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी फ्यूडल इकोनॉमी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब एक एग्रीकल्चर को या एक प्राइमरी सेक्टर के सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि है जमींदारी सिस्टम, मतलब किसी कुछ चुनिंदा लोगों के पास, किन्हीं चुनिंदा लोगों के पास क्या रहेगा, लैंड रहेगा और बाकी पीजेंट्स उस पर काम करेंगे। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया लेबर्स को, एक तो क्या रहेंगे तुम्हारे जमींदार रहेंगे, दूसरे क्या होंगे तुम्हारे पीजेंट्स रहेंगे। ठीक है, पीजेंट्स या फार्मर,
ये दोनों में डिवाइड कर देना, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होता है। तो ये चीज़ ब्रिटिश क्या करना चाहती थी इंडिया के साथ, ये सारी चीज़ें उनका मेन पर्पस था ये करने का, इंडिया में आने का ये 3 मेन पर्पस था उनका। समझ में आ गया। अब हम जाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी थी कैसी थी इंडियन इकोनॉमी ऑन द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ तुम्हारा 1947, एट द टाइम ऑफ 1947 या इंडिपेंडेंस के वक्त तुम्हारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के वक्त कैसी थी इकोनॉमी हमारी, लो लेवल की थी। नेशनल इनकम कम था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, उससे लोग अपना फुलफिलमेंट गुजारा नहीं कर पा रहे थे। जितना भी इंडस्ट्रीज़ थे हमारा वो शट डाउन हो गया था। और हम अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड उन्होंने रोक दिया था इंडिया का। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, तुम्हारे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा गड़बड़ था बहुत। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त। अब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को, नेशनल इनकम को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज़ को, फॉरेन ट्रेड को और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल के वक्त कैसा था ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल के दौरान हमारी नेशनल इनकम कैसी थी, बहुत कम थी। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अभी नेशनल इनकम ना बहुत सारे लोगों ने एस्टिमेट की, इंडियन के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, फेमस इकोनॉमिस्ट, वो सारे लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहा। ठीक है, किसने करना चाहा, हमारे VK राव ने, RC देसाई ने, दादा भाई नारोजी और विलियम डिगबाई, ये 4 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने क्या चाहा कि वो नेशनल इनकम एस्टिमेट करें कॉलोनियल रूल के दौरान। तो सबसे परफेक्ट या सबसे एप्रोप्रिएट एस्टिमेट जिन्होंने किया था वो थे VK राव। तो इन्होंने सबसे परफेक्ट एस्टिमेट किया था। ठीक है, अभी क्या एस्टिमेट किया था उन्होंने, सबसे पहला आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%। तो जो भी हमारे इकोनॉमी में जितना आउटपुट निकल के आ रहा था वो कितना था, लेस देन 2%। कब, तुम्हारे 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो आउटपुट कैसा था, लेस देन 2%। तो आउटपुट निकल के आ रहा था, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन आउटपुट निकल के आ रहा था कितना, 2% से कम ही था। ठीक है, अभी पर कैपिटा इनकम कितनी थी, पर कैपिटा की इनकम की ग्रोथ थी 0.5%। 0.5% थी हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ। अभी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर पर्सन इनकम, मतलब पूरी पॉपुलेशन की इनकम कितनी है उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ कितनी हो रही थी, 0.5%, मतलब बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट थी। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, एक तो आउटपुट निकल के नहीं आ रहा था, दूसरा क्या है, पैसा नहीं मिल रहा था। तो ऐसा था हमारा क्या, नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब हम आगे आने वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हैं, हमारे फॉरेन सेक्टर कैसे हैं, और आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे हैं, डेमोग्राफी कैसी थी इंडिया की कॉलोनियल रूल के दौरान। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।